नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आपके इनकार्नेशन बैच में एक टैब ऐड की गई है। उस टैब का नाम है व्यक्ति और उनके प्रमुख योगदान। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उससे क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, उसका योगदान क्या रहा है, यदि वो ना होता तो भारत किस पक्ष में होता, है ना? ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्न अगर बनते हैं यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज में, तो आप उसके आंसर कैसे लिख पाएंगे? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी भारत के महान व्यक्तित्व। वो हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते थे ताकि हम लोग उनका देश में योगदान समझ पाएं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक टैब बनाई गई है भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनका प्रमुख योगदान। यहां पर मैं आपको इतना सारा डेटा दूंगा, जैसे मान के चलिए आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक पर चर्चा करने वाले हैं। तो बाल गंगाधर तिलक पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो ए टू जेड बाल गंगाधर तिलक से जितने भी प्रश्न आज तक बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में बने हुए हैं या मेंस के पेपर में बने हुए हैं, उनके योगदान से बने हुए हैं, तो वो सारे प्रश्न पे चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ये भी पढ़ना है, क्योंकि वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पर व्यक्तित्व पढ़ने हैं। जैसे राजा राम मोहन राय का अलग जीवन हम लोग पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग सभी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और वो क्या सोचते थे, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, किनसे बहस हुई है, वो सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में जिनके बारे में कहा है कि अगर भारत में अशांति है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण है, वो है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एक संस्था है जिसके कारण भारत में अशांति है, उस संस्था का नाम है आर्य समाज। यानी वैलेंटाइन शिरोल जिन्होंने इंडिया अनरेस्ट लिखी, उसमें किस संस्था को भारत में अशांति का जनक कहा, तो आपका आंसर होगा आर्य समाज। और किस व्यक्ति को भारत में अशांति का जनक कहा, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए, आज का टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इनके प्रिय मित्र होते हैं गणेश अगरकर। बाल गंगाधर तिलक और गणेश अगरकर दोनों लोगों ने मिलकर न्यू पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी। 1880 में न्यू पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी और इस स्कूल के अच्छे से स्थापित हो जाने के बाद इन्होंने सोचा कुछ और बड़ा करते हैं ना, लोगों में नव आचार को यानी कि इनोवेशन को प्रेरित करने के लिए हमें एक सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में, है ना, आपके विष्णु शास्त्री चिपलूकर जो बाल गंगाधर तिलक को हमेशा प्रेरणा देते थे, तो विष्णु शास्त्री चिपलूकर और गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक और वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इन सब लोगों ने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर ली और इसमें महागोविंद रानाडे का भी अच्छा योगदान था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का ही नाम बदलकर आगे चलकर 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और 1885 में इसका नाम फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। इसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज में ही बाल गंगाधर तिलक मैथमेटिक्स के टीचर बने रहे। फिर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के लिए 1890 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो चुकी थी। 5 साल के बाद 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उनका जो उग्र रूप था, धीमे धीमे, कहते नहीं है कि जहां पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के भाषण में वो तीव्रता या वो पैनापन था जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हुए और एक ट्रिब्यूट बनना शुरू हो गया, जैसे कि लाल बाल पाल। आप लोगों ने लाल बाल पाल का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे 2 नाम आपको और ऐड करने पड़ेंगे, एक होगा अरविंद घोष और एक होंगे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना भी बाल गंगाधर तिलक के अच्छे सपोर्टर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी बाल गंगाधर तिलक के अच्छे सपोर्टर रहे हैं। अब बाल गंगाधर तिलक ने जब 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो 1896 में महाराष्ट्र में यानी कि बम्बई से लेकर पुणे तक बहुत तेजी से प्लेग बीमारी फैल गई। प्लेग को हम लोग काली मौत भी कहते हैं। प्लेग बहुत भयंकर बीमारी उस समय हुआ करती थी और इसका कोई भी उपचार नहीं था। तो ब्रिटिश आर्मी ने कहा कि भाई बॉम्बे से पुणे के बीच में आप इमरजेंसी लगा दीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसको
प्लेग बीमारी हो जाती है उसको पकड़कर है ना एक किनारे बंद कर दिया जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो अंग्रेज जो सिपाही थे वो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाते थे और जबरदस्ती घुस जाने के बाद वो महिलाओं का शोषण कर लेते थे, महिलाओं के साथ गंदी गंदी हरकतें करते थे। ये बात प्लेग कमिश्नर के अधिकारी रैंड और अर्मस्ट को बताई गई, लेकिन रैंड और अर्मस्ट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तब चापेकर बंधु, आपको पता होगा बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, तो इस प्रकार से जो चापेकर बंधु थे उन चापेकर बंधुओं ने किसको, रैंड और अर्मस्ट को गोली मार दी। अर्मस्ट की तो तुरंत ही हत्या हो गई थी और रैंड घायल हो गया था। तो रैंड और अर्मस्ट को गोली मार दी। जब गोली मार दी तो बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिकाएं निकाली थीं, एक थी केसरी पत्रिका और एक थी मराठा पत्रिका। याद रखिएगा, केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका। तो फिर मैं बताता हूं आपको, जब चापेकर बंधुओं ने गोली मार दी रैंड और अर्मस्ट को, तो बाल गंगाधर तिलक ने उन चापेकर बंधुओं का पक्ष ले लिया। अब चापेकर बंधुओं का पक्ष ले लिया, उनको सही बताया, तो इनके ऊपर सेडिशन एक्ट लागू कर दिया गया, राजद्रोह का अपराध लगाया गया और राजद्रोह का आरोप लगाया गया बाल गंगाधर तिलक के ऊपर और इनको 18 महीने के लिए म्यांमार की मांडले जेल भेज दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी बार भी सेडिशन एक्ट लगा है, जितनी बार भी राजद्रोह का आरोप बाल गंगाधर तिलक पर लगा है, उतनी बार मोहम्मद अली जिन्ना ने ही हमेशा बचाव पक्ष रखा है। यानी उनके जो पैरवी के वकील थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। जब ज़्यादा सजा होती थी तो उसको सजा को कम करवाने का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। अब क्या हुआ कि अब इनको भेज दिया गया 18 महीने के लिए जेल। अब ये म्यांमार की मांडले जेल पहुंच गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो पत्रिकाएं बताई हैं, एक है केसरी और एक है मराठा। याद रखना है आपको, जो केसरी पत्रिका है वो मराठी भाषा में है और जो मराठा पत्रिका है वो आपकी अंग्रेजी भाषा में है। फिर से याद रखिएगा, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में है और मराठा पत्रिका आपकी अंग्रेजी भाषा में है। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। अब हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। उस समय वो कलकत्ता का क्षेत्र हुआ करता था। तो मुजफ्फरपुर का जो एक चीफ मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड के इस खराब स्वभाव के चलते, किंग्सफोर्ड के खराब स्वभाव के चलते दो व्यक्ति, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी, फिर से याद रखिएगा, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और एक का नाम था खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत किंग्सफोर्ड पर क्या कर दिया गया, बम फेंक दिया गया। किंग्सफोर्ड पर जब बम फेंका गया, उसकी बग्घी पर बम फेंका गया, तो किंग्सफोर्ड तो बच गया और बदले में दो यूरोपियंस महिलाएं मारी गईं। दो यूरोपियन महिलाएं मारी गईं, फिर इन लोगों को पकड़ लिया गया। मैं बताऊं आपको कि प्रफुल्ल चाकी तो समस्तीपुर बिहार भाग गए थे, लेकिन फिर भी है ना, वहां पे एक नंदराज नाम का एक दरोगा था, उसने मुखबिरी करी और उनको पकड़ लिया। प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा गया तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष के हुए ही थे, तो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्तियों में खुदीराम बोस का भी नाम आता है। खुदीराम बोस जब फांसी चढ़ रहे थे तो वो अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए थे, तो भगवत गीता को लिए हुए वो फांसी पर चढ़ गए। तो खुदीराम बोस, मैं फिर बता रहा हूँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के कारण पकड़ लिए गए। मुजफ्फरपुर वाला कांड ये इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम की पत्रिका निकाली थी, मैंने आपको बताया, और केसरी पत्रिका में उन्होंने एक शीर्षक लिखा, देश का दुर्भाग्य। फिर मैं बताता हूं, केसरी पत्रिका में एक शीर्षक लिखा, टाइटल लिखा, जिसका नाम था देश का दुर्भाग्य। और इस देश के दुर्भाग्य में प्रफुल्ल चाकी, देश के दुर्भाग्य में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बारे में अच्छा लिखा गया और ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में खराब खराब लिखा गया। यानी ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी तरीके से विरोध कर दिया गया देश के दुर्भाग्य में। ये शीर्षक जैसे ही अंग्रेजों के पास पता चला, अंग्रेजों ने फिर से इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाने की बात हुई। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर से इनका केस लड़ा और जो सजा थी वो कम होकर 6 वर्ष की हो गई। अब बाल गंगाधर तिलक को फिर से 6 वर्ष के लिए 1908 में 6 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, म्यांमार की मांडले जेल भेज दिया गया। अब 6 वर्ष की म्यांमार की मांडले जेल में उन्होंने 2 किताबें जेल के अंदर ही लिख डाली। जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उन्होंने लिखा क्या, गीता रहस्य। याद रखिएगा, गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम ऑफ वेदास और दी ओरियन। फिर मैं सुनाता हूं, फिर से याद रखिएगा, दी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने यह बताने की कोशिश करी है कि जिन्होंने वेद लिखा है, जो आर्य हैं, वो कहाँ से आए हैं।
तो उन्होंने बताया है कि आपको वेदों में एक शब्द देखने को मिलेगा, दीर्घकालीन उषा। तो दीर्घकालीन उषा का मतलब होता है जहां पर लंबे समय तक दिन होता हो, जहां पर लंबे समय तक दिन होता हो, और लंबे समय तक दिन और लंबे समय तक जो रात होती है वो ध्रुवों पर होती है। इसलिए उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने, कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं या आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। तो द आर्कटिक होम ऑफ वेदास में उन्होंने कहा है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। फिर उन्होंने दूसरी किताब लिखी गीता रहस्य, और गीता रहस्य में उन्होंने, है ना, गीता के बारे में जो अद्भुत तथ्य हैं उनको लिख के दिखाया, और साथ ही साथ उन्होंने द ओरियन लिखी। अभी द ओरियन क्या है? द ओरियन में उन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो नक्षत्र के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन करते थे। तो जैसे जैसे नक्षत्र बदलते थे वैसे वैसे वो अपना स्थान भी परिवर्तन करते थे। तो आपको ये 3 किताबें फिर से याद रखनी है। याद रखिएगा, कौन सा? याद रखिए फटाक से, कौन कौन सी? दी ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। और 2 पत्रिकाएं मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी? केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में थी और मराठा आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। केसरी में ही देश का दुर्भाग्य नाम के शीर्षक से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बुराई की थी। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर जब ये जेल से बाहर निकल कर आए, तो इन्होंने अब स्वराज्य का अपना एक नारा बना लिया। स्वराज्य का, याद रखिएगा, इन्होंने स्वराज्य को अपना नारा बना लिया। मैं आपको बताता हूं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो नारा है ये 1916 में खुलकर सामने आया था। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जो स्वराज्य बिल है, इसको याद रखिएगा, स्वराज्य बिल 1895 में, स्वराज्य बिल 1895 में, जिसमें आपको स्वराज्य, स्वशासन, फंडामेंटल राइट्स, संविधान, संविधान सभा, इन सब का जिक्र थोड़ा बहुत मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल पेश किया था। इस बात को गांठ बांध लीजिए, संविधान में पूछा जाता है। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल पेश किया। इसके बाद 1898 में उनको क्या हुआ कि जब वो जेल से बाहर आए, तो जेल से बाहर आने के बाद इनकी मुलाकात काका बापटिस्टे से हुई। काका बापटिस्टे और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर एक स्लोगन बनाया, कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक का अकेला स्लोगन नहीं है, बाल गंगाधर तिलक और काका बापटिस्टे दोनों ने मिलकर इस स्लोगन को लिखा था। लेकिन अभी ये बहुत फेमस नहीं हुआ था, ये स्लोगन अभी इन्हीं के पक्ष में चल रहा था। जब बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आए, म्यांमार की मांडले जेल से जब ये बाहर आए 1914 में, तो 1914 में बाहर आने के बाद इनकी मुलाकात एनी बेसेंट से हुई, और एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर 1916 में महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार और कर्नाटक में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कर दी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बरार, यहाँ पर आपका जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो बाल गंगाधर तिलक संभाल रहे हैं। एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बचा हुआ भारत है, वहाँ पर ऑल इंडिया होम रूल लीग की बागडोर एनी बेसेंट के द्वारा संभाली जा रही है। एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से है। इन पर भी चर्चा हम लोग अगले पार्ट पर करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाने के लिए, लोगों के अंदर नए विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उत्सव मनाना शुरू किए। उत्सव में शिवाजी उत्सव 1894 की बात है, 1894 और 1895 की बात है कि शिवाजी की बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ही शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और शिव जयंती, फिर मैं कह रहा हूँ शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, ये 2 याद रखना है आपको। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाने का, धूमधाम से मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाने के लिए, नवाचार को जगाने के लिए, इनोवेशन को जगाने के लिए, है ना, स्फूर्ति बढ़ाने के लिए शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके पहले 1905 में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने जाने की बात हो रही थी। लेकिन गरम दल के व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा,
है ना। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता उनको ठीक नहीं लग रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले के हमेशा अपोजिट रहते थे बाल गंगाधर तिलक। तो 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया और बताया गया कि अगले वर्ष का अध्यक्ष बीजी तिलक को बनाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन 1906 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पर दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। तो सोचा गया भाई अगली बार बनाया जाएगा। लेकिन 1907 में बाल गंगाधर तिलक को अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं मिली, रास बिहारी घोष को मिल गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति हैं और रास बिहारी घोष अलग व्यक्ति हैं। रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए सूरत अधिवेशन के, और यहीं पर कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। एक है लाल बालपाल घोष, वीओ चिदम्बरम पिल्लई और जिन्ना साहब, और एक तरफ हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे लोग। तो यहाँ पर कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है, गर्म दल और नरम दल। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में ये सब बातें हो जाती हैं और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। फिर बाल गंगाधर तिलक जब जेल से आते हैं तो मैंने बताया ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। गांधी जी ने जब रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट में जब विद्रोह हो रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी, तो गांधी जी ने जब कहा कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे, तब गांधी जी को असहयोग आंदोलन या पूर्ण अहिंसा के पथ से भटकाने की कोशिश की बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा कि टोटल अहिंसा यानी पूर्ण अहिंसा के पथ को छोड़ दिया जाए, असहयोग के पद को छोड़ दिया जाए और स्वराज के पथ पर चला जाए। तो बाल गंगाधर तिलक ने गांधी जी से हमेशा स्वराज के पथ पर चलने की बात कही थी। यहां पर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 1919 तक आते आते 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका तो कड़ा विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन 1919 आते आते बाल गंगाधर तिलक, मैं बताऊं आपको, उस समय शिरडी के साईं बाबा थे, तो वो शिरडी के साईं बाबा के पास भी जाते हैं और शिरडी के साईं बाबा को पता चल जाता है और वो बाल गंगाधर तिलक के आगमन के लिए पूरा शिरडी ऐसा सजा देते हैं जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। बीजी तिलक तुरंत ही जाके उनके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं बाबा ये खुशियां किस लिए मनाई जा रही हैं। तो बाबा जी ने कहा कि आपके आने की खुशी में। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ एक बात पूछी थी शिरडी के साईं बाबा से, क्या मैं अपने जीते जी इस देश की आज़ादी को देख पाऊंगा? बस यही प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो शिरडी के साईं बाबा ने उत्तर दिया था कि जो आज़ादी दिलाने आया है वो आ चुका है, आप इस देश को आज़ादी नहीं देख पाएंगे या इसकी खुशी नहीं मना पाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जो इस देश को आज़ादी दिलाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट आप देखेंगे जब आप जाएंगे पुणे, शिरडी जाएंगे तो ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सी बात मैंने आपको उसी में बताई। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, सारी बातें, मेरी पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी 15 से 20 मिनट में। तो बाल गंगाधर तिलक से जो जो प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक 1919 आते आते बाल गंगाधर तिलक जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। यहाँ पर मैं बता दूं कि 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उसी दौरान ऑल इंडिया होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक का एक अच्छा नाम हो गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब वो लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पे आए, जब वो चारबाग पहुँचे तो सभी विद्यार्थियों ने मिलकर घोड़ों को हटा दिया था और अपने हाथ से उनका रथ खींचा था। 1916 में कांग्रेस जो गरम दल नरम दल अलग हो गई थी वो फिर से एक हो जाती है और साथ ही साथ क्या हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक, गरम दल नरम दल एक हो गई है और साथ ही साथ कांग्रेस मुस्लिम लीग से हाथ मिला लेती है। तो 1916 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है लखनऊ पैक्ट में कि कांग्रेस मुस्लिम लीग से हाथ मिला लेती है। और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ पैक्ट के अंदर ही एक स्लोगन पूरे देश में फेमस कर दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल बी टेकन इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले मुसलमानों से विवाद हो जाता है। वो विवाद का सिर्फ एक ही कारण था, क्या?
कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने मुसलमानों से, जो सिया मुसलमान थे, उनसे कह दिया कि आप मुहर्रम और मनाइए, आप अपने तीज त्यौहार मनाइए, लेकिन उसमें गाय की बलि मत दीजिए। तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि गाय की रक्षा करने के लिए, तो गौ माता की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट काऊ करने के लिए, उन्होंने मुस्लिमों के जो त्यौहार थे उसमें बलि देने से मना करने की बात कह दी। फिर वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया क्योंकि टर्की का विभाजन कर दिया था सीवर्स की संधि के तहत। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने टर्की पर कब्जा कर लिया, टर्की का विभाजन कर दिया, सीवर्स की संधि कर ली और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो खलीफा के पद को समाप्त हो जाने के बाद सभी मुसलमानों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन चला दिया। अब इस खिलाफत आंदोलन के तहत सारे मुसलमान असहयोग को और अहिंसा को और अपने देश की रक्षा को करना भूल गए, ऐसा बीजी तिलक को एहसास हुआ और उन्होंने मुसलमानों को 2-3 बातें इस प्रकार से कह दी कि पहले देश, फिर इसके बाद धर्म। तो धीमे धीमे कट्टरता उनके अंदर दिखाई देने पड़ने लगी और इस प्रकार मुसलमान बाल गंगाधर तिलक से धीमे धीमे अलग स्थिति में आ गए। मैं बता देना चाहता हूं कि 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी तो कोई भी मुसलमान उनकी अर्थी में शामिल नहीं हुआ था। तब महात्मा गांधी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और तब जाकर 2 मुसलमान इनके शव उठाने के लिए शामिल हुए। एक का नाम था अबुल कलाम आज़ाद और एक का नाम था शौकत अली। शौकत अली एकमात्र मुसलमान थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को अपना कंधा दिया था। जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई उसी दिन गांधी जी ने उनकी मृत्यु पर ही असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। 1 करोड़ रुपए के साथ तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और इस 1 करोड़ रुपए में 20 लाख चरखे पूरे देश में बांटे गए और असहयोग आंदोलन चरखा और खादी के प्रतीक के साथ शुरू हो गया। यह था आपका बाल गंगाधर तिलक का पूरा पॉइंट। आपको याद रखना है, उनकी पत्रिकाएं याद रखनी है, उनके उत्सव याद रखने हैं, उनकी जन्म याद रखना है, उनकी मृत्यु याद रखनी है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाला पॉइंट याद रखना है, आपको फर्ग्यूसन कॉलेज वाला पॉइंट याद रखना है, न्यू पूना इंग्लिश स्कूल याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बाल गंगाधर तिलक से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस 20 मिनट की क्लास में। चलिए अगले टर्न पर हम लोग सरोजनी नायडू और अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके क्लास मैं आपको, ये रिकॉर्डेड क्लास मैं डेली बेसिस पर आपको देता रहूँगा आपके इनकारनेशन बैच में। और 100% आप विश्वास मानिए, सिर्फ मेरी बातें सुनते रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगे कि आपको एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, कैसे एग्जामिनर को अपने पक्ष में मोल्ड करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।